क्या किया था हमने? कन्वर्शन। ओके, कन्वर्जन किया था। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि कुछ रिवाइज कर लेते हैं। चलो, आइसोमर हमने +2 में +1 में किया था ना, या नहीं किया था? किया था सर। सर पॉलीमर्स हो गया। पॉलीमर्स तो कब का हो गया यार, पॉलीमर्स में कुछ करना ही नहीं। अभी सिर्फ 10 ही लोग आए, तो सब लोग लगता है गायब हो गए। चलो, आज कुछ रिवीजन करते हैं जिससे कि और थोड़ा सा ठीक हो जाओ। देखो जरा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था ना, +1 की भी ऑर्गेनिक में साथ साथ रिवाइज करवा दे रहा हूँ, जिससे कि फिर बाद में इसको रिवाइज ना करवाना पड़े। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक होता है डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग। Two activating group means O minus, NH2, NHR, NR2, OH, OHCH3. These are highly activating group. These are highly activating group. Highly deactivating, nitro, cyano, acid, CCl3, CF3, ये हाईली डीएक्टिवेटिंग है ना। These are highly activating and deactivating. Now moderate. Moderate activating. Moderate deactivating. तो हाईली और मॉडरेट
और लीस्ट, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। तो जैसे मॉडरेट की बात आती है तो NHCOR आर ये मॉडरेट, these are moderate deactivating aldo group, keto group, acid chloride, amide, anhydride, ester. These are moderate deactivating group. Weakly activating, weakly deactivating are minus phenyl group. फिनाइल को मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। एल्कीन और did everyone write? Please tell me. सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करना।
नोट हो गए बेटे? यस सर। यस। बैठे क्यों हो, बोलो ना। Like electrophilic substitution. फिनॉल, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा बेटे? First of all, you should check which of following functional group is more activating. According to that, you will proceed your reactions. Please tell me which of following is more activating, either OH or OH. ES3. OH. OH is OH. now, OH is now ortho-para-directing or meta-directing. Orthopara. Para position has been already blocked. Then electrophile can attack only one position, that will be ortho. Got it? Yes, Yes sir. sir. Yes sir. Okay, okay. Which position electrophile can be attacked? NH2. Okay. According to NH2, because NH2 is highly activating. Para position block, then electrophile can attack only ortho position. Which of following is more activating?
according to hyperconjugation, both are plus m, but plus m effect of methyl would be greater than ethyl due to presence of more number of alpha hydrogen. The electrophile attack on these positions. At which position electrophile can attack? CHO. हाईली डीएक्टिवेटिंग NO2 होगा, क्योंकि NO2 इज हाईली डीएक्टिवेटिंग एंड CHO इज मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग. तो रिएक्शन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू हाईली डीएक्टिवेटिंग मीन्स मेटा पोजिशन ऑफ नाइट्रो, नॉट मेटा पोजिशन ऑफ एल्डो. तो दैट पोजिशन. Rate of electrophilic substitution reaction. Rate of electrophilic substitution. 1243. डीएक्टिवेटिंग रेट को इंक्रीज करते हैं या डीएक्टिवेटिंग रेट को डिक्रीज करते हैं? डिक्रीज करते हैं. Decrease. तो इन सब में बताओ हाईली डीएक्टिवेटिंग कौन? NO2. तो NO2 का रेट सबसे कम हो जाएगा ना बेटे. तो इन फोर्थ में हाईली एक्टिवेटिंग कौन है, किसका रेट फास्ट होगा? बेंजीन. फास्ट 2 का होगा. क्योंकि बेंजीन पे कोई डीएक्टिवेटिंग नहीं है, अदरवाइज तो सारे डीएक्टिवेटिंग है ना. और इन सब में लीस्ट डीएक्टिवेटिंग कौन है? क्लोरीन. First. ओके. Yes, sir. रेट टुवर्ड्स
electrophilic substitution. Four, three, one, two. Good. Did everyone understand this or not? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Very good. Very good. Hmm. Read towards electrophilic substitution. Three, 1, 4, 2. मैंने आपको बताया था बेटे कि एनिलीन और फिनॉल में कौन ज़्यादा एक्टिवेटिंग? Aniline. फिर ये बात भूल कैसे गए? इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेगा? Octet complete without lone pair minus m, octet complete with lone pair plus m. तो इलेक्ट्रोफाइल O के अकॉर्डिंग होगा या CO के अकॉर्डिंग? Okay. ओके, तो O के अकॉर्डिंग इसका ऑर्थो ये और पैरा ये। लेकिन अगर एक ही पोजीशन बनाना हो तो किस पोजीशन पे अटैक करेगा वो? पैरा, क्योंकि ऑर्थो पे स्लाइटली स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है।
इलेक्ट्रोफाइल किस बेंजीन पे अटैक करेगा? इस सात पर। सेम क्वेश्चन नीचे भी है बेटे। ये प्लस एम इफेक्ट हुआ कि नहीं? ये जो ग्रुप है इस बेंजीन पे प्लस एम इफेक्ट देगा, और ये जो ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट? माइनस एम। तो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, एक बेंजीन पे एक्टिवेटिंग है, दूसरे बेंजीन पे डीएक्टिवेटिंग। बताओ किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? एक्टिवेट। एक्टिवेटिंग। तो ये तो क्लियर है ना कि ये इलेक्ट्रोफाइल यहीं आके अटैक करेगा, सेकेंड वाले पे नहीं जाएगा क्योंकि वो उसको डीएक्टिवेट कर रहा है। Yes, sir. तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के किस पोजीशन पे? Remember it, second one is not benzene, second one is cyclohexane. कहीं भी हो सकता है। Look carefully. No bete, please choose the point. Specific position. Use your mind. नीचे वाले पैरा पोजीशन पे था। जल्दी। यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्थो ये और इसके अकॉर्डिंग इसका पैरा ये, तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। तो देखो ये समझ आया या नहीं आया? सर एक बार और बता दो। So once more. गुड। आप इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर लो बेटे, मीन्स आप इमेजिन कर लो कि यहाँ CH2 है और यहाँ इमेजिन करो CH, ठीक? ये बेंजीन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 1, क्योंकि यहाँ था ना CH, क्योंकि ये डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है वही तो देगा, यहाँ जो डायरेक्ट जुड़ा है वो देख लो। तो आप बताओ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होगा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा या नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. अकॉर्डिंग, अब रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं होगी, इसके अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग। अब ये तो प्लस एम इफेक्ट है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो अकॉर्डिंग टू प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रोफाइल कैन बी अटैक ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन, तो इसका पैरा तो यही होगा ना। तो ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस, पैरा पोजीशन अटैक कर देगा। समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. मैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, अब बोलो।
ऑर्थो और पैरा। +1 की कॉपी है क्या सभी बच्चों के पास? तो ऑक्सीजन से पैरा, बिकॉज प्लस ज्यादा एम इफेक्ट ज्यादा हुआ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन से पैरा। एनिलीन ज्यादा एक्टिवेटिंग है या ऑक्सीजन? एनिलीन। एनिलीन फिर होगा, नीचे वाले के हिसाब से पैरा पे हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग पैरा ये है। सॉरी सॉरी सॉरी, एनिलीन के अकॉर्डिंग पैरा ये जाएगा। इसके अकॉर्डिंग होगी ना। हम्म, जब भी कभी 3 रिंग्स लगे हों, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल आप अटैक करोगे मिडिल वाले रिंग पे। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इन चारों में से किसी एक पोजीशन पे आप कर सकते हो। अगर मोर देन 2 एरोमेटिक रिंग लगे हुए हैं तो मिडिल वाले पे होगा, क्योंकि ये स्लाइटली माइनस आई इफेक्ट देता है बेंजीन, तो मिडिल वाले। रेट CBS हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन का हाई होता है बेटे। प्लस आई इफेक्ट ट्रिटियम का हाई है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन का हाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू हाई स्पीड होती है, इस वजह से ए का रेट फास्ट होगा। मैं ये कह रहा था +1 की कॉपी है बच्चों? यस सर। जरा देखो यस सर। प्लस वन में मेरे को टॉटोमर का जरा वो भेजो कि मैंने क्या पढ़ाया हुआ था।
अरे बच्चों सेंड किया मुझे, किसी के पास है भी या नहीं है? टॉटमर बताओ क्या किया था हमने, कुछ तो बताओ, नहीं तो कैसे सर पता सेंड कर दिया है ग्रुप। MR ओके। गुड। अच्छा ये कंपाउंड बताया था, किस किस कंपाउंड में टॉटमर हो सकता है, किस पे नहीं हो सकता है। गुड, ठीक है। जरा ग्रुप पे आया है उसको एक बार रीड करो सभी लोग, जिनके पास कॉपी नहीं है। तो फिर मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि भाई टॉटमर में, क्योंकि आइसोमर के अगर रिवीजन करने हैं तो जैसे हमने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल इस बार पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें टॉटमर एक और चीज होता है जहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज तो चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, इन सब में कोई दिक्कत नहीं आती। नोट कर लिया, वो रीड कर रहे हो? टॉटोमेरिज्म है ना, मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, हालांकि उस टाइम पे तो आप क्या समझते थे ये तो नहीं मालूम, 1 2 3 है ना। तो ये बॉन्ड ब्रेक होता था प्लस और माइनस में, ये मैंने बताया था ब्रेक होगा माइनस और प्लस में, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाता था ये इसके साथ, तो टॉटोमर इस तरह से इनॉल बन जाता था, है ना। और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच होना चाहिए था, ठीक है, तो टॉटोमर बनता था। मैंने आपको बताया था अल्फा पोजीशन होना चाहिए, अल्फा पोजीशन मस्ट था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए था। यही हाइड्रोजन मूव करता था टॉटोमर के लिए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई गई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उतना समझ नहीं आता था, अब आप समझ सकते हो कि हाँ भाई क्या हुआ होगा। तो ऐसे जो टॉटोमर है वो एल्डिहाइड में, कीटोन में, साइनाइड में, नाइट्रो में, इन सब में टॉटोमर होता है। अब बात आती है कि इसमें ये वाला जो था वो 0% था अप्रॉक्सीमेट, और ये 100% है। इट मीन्स
वन कीटो ग्रुप हो तो कभी भी इनॉल फॉर्म स्टेबल नहीं होता। ठीक है, वन कीटो ग्रुप हो तो कभी भी इनॉल फॉर्म स्टेबल नहीं होता। इसीलिए आपको याद होगा जब हमने एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन किया था तो HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर ऐड करते थे फॉलोड बाय टॉटोमर। तो पहले वो इनॉल बनता था और इनॉल बन के फिर वो कीटो में कन्वर्ट हो जाता था। तो कीटो में क्यों कन्वर्ट होता था? क्योंकि इनॉल स्टेबल नहीं था। तो आपको इस तरह से स्टेबिलिटी आनी चाहिए कि वन कीटो फॉर्म और टू। अब बात आती है कि क्यों। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो C डबल बॉन्ड O की ग्रेटर हो जाती है बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C से, और इस वजह से ये स्टेबल होता है। अब बात आती है कि भाई ये जो टॉटोमर होते हैं ये तो मैंने +1 में आपको थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन इसकी मैकेनिज्म नहीं बताई थी। तो ये जो रिएक्शन है, ये प्रोसीड जो हो रही है, ये बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में अलग अलग होती है। तो कीटो इनॉल बेसिक मीडियम, कीटो इनॉल टॉटोमर इन बेसिक मीडियम मीन्स क्या होगा? Suppose this is a reaction। पहले तो ये बेस और न्यूक्लियोफाइल में आपको डिफरेंस नहीं पता था, अभी आपको पता है। तो अब ये अगर बेस है तो क्लियर है कि इस अल्फा पोजीशन के चाहे इधर के चाहे उधर के अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इसको ले उड़ेगा। तो ये होगा एनायन, मीन्स ये स्लो स्टेप है। तब आपको +1 में नहीं पता था कि ये स्लो स्टेप RDS होता है। क्यों? क्योंकि तब आपने एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़ी थी। तो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो कार्बो एनायन रिएक्शन इंटरमीडिएट, और फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसकी। तो पहले हाइड्रोलिसिस नहीं करता हूँ, पहले मैं रेजोनेंस बना दूँ। रेजोनेंस आप 1 2 3, तो रेजोनेंस बनाओगे तो ये आएगा CH3O- डबल बॉन्ड दिस। अब हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये H जो है यहाँ आके लगेगा और फाइनल टॉटोमर बनाएगा। देखो मैकेनिज्म समझ आई या नहीं आई बच्चों? Rate directly to stability of intermediate. Rate directly to stability of reaction intermediate. नोट हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
टॉटोमर हुआ है। इनमें से ये बताना है कि भाई कौन मेजर प्रोडक्ट है। ऊपर वाला। इन बेसिक मीडियम, सॉरी बेसिक मीडियम में मेंशन करना बोल के। मेजर, which of following is major product or major tautomer? ऊपर वाला सर। Second. माइनर। हाइड्रोजन यहां से मूव करेगा 1 डिग्री एनायन, हाइड्रोजन यहां से मूव करेगा 2 डिग्री एनायन। कौन सी डिग्री स्टेबल होती है? 1 degree. 1 degree. कार्बोनाइन। तो अब आपको बात समझ आ गई कि ये बेसिक मीडियम हो तो टॉटोमर कैसे मेजर चेंज हो जाएगा या क्या प्रोसीड होगा, अदरवाइज आप सेकंड लगा जाओगे। ठीक है, क्लियर? Ketoenol in acidic medium. Ketoenol in acidic medium. Same example. Acid, this is a Lewis base. Ketone we have as a Lewis base, and H we have as a Lewis acid, acid base. First of all, form this type of bonding. This is unstable. For gain stability, the bond will be broken. Now in next step, remove H plus. Yeah. In this case, formation of product, मतलब rate directly proportional to stability of product. Stability of product means stability of alkene, or stability of alkene directly proportional to number of hyperconjugation. Directly proportional to number of hyperconjugation. Now, this is the question in acidic medium. Which of following is major product, this or this?
Which of following is Second most? one. This is not major. This will be major. आप दोबारा लिखना इसको, उसी में मत करना, नहीं तो फिर बाद में रिवाइज नहीं कर पाओगे. इन सेकेंड केस अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इन फर्स्ट केस अल्फा हाइड्रोजन 2 है. तो ये मीडियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किस मीडियम में रिएक्शन प्रोसीड हुई. Although it is not very important for the NEET. अभी देखो इसके मैकेनिज्म समझ गए या नहीं समझे बच्चों? अगर मैं इसको आपको +1 में बताता तो आपको कैसा लगता? छोड़ने की मत करता, समझ ही नहीं पाता. आपको याद है कितना रोए थे +1 में आप लोग? डांसिंग रेजोनेंस के लिए. यस सर. डांसिंग रेजोनेंस. हाँ, हमने +1 में ही कर लिया था ना डांसिंग रेजोनेंस कहीं. हाँ सर. यस, बी ब्लॉक, क्लास बी ब्लॉक था, एक्स्ट्रा क्लास का दिन था. और क्या याद है? और 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास थी. और उसमें हमने डांसिंग रेजोनेंस किया था. हाँ सर. हाँ, हमने डांसिंग रेजोनेंस किया था. सर सब सो गए थे. बी ब्लॉक बिल्डिंग थी. उसके बाद फिजिक्स की क्लास भी थी. हाँ, मुझे याद है उस दिन आप मेरे से बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कैसे होगा, फिजिक्स की भी है ना. उस दिन ऐसा लग रहा था कि आपने कहा कि पहले क्लास लिया है क्योंकि बाद में तुम थक जाओगे. अच्छा देखो, तब क्या था कि आपके अंदर ना पढ़ने का बहुत जोश था, एनर्जी भी थी, तब समझ नहीं आता था. अब जब समझ आने लगा है तो एनर्जी नहीं है. ऐसा नहीं लगता वो मतलब हिंदी की कोई वो थी पोएट वेट क्या थी कि वे जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं. सुना है आपने? सर 10th क्लास में पढ़ी थी. हाँ, तो मतलब क्या फिट बैठती है. तब आप पढ़ना चाहते थे लेकिन समझ नहीं आता था. अब आपको समझ आने लगा. अब मैं कुछ भी पढ़ा दूं ना ऑर्गेनिक में, आप हाँ हाँ ही बोलोगे. ठीक है, अब उस जोन में आप हो. लेकिन अब ये है कि आपका एनर्जी लेवल डाउन हो गया कि यार इतना कौन पढ़े, ऐसे हो गए हो आप. है ना. इन दो चीजों के बीच में अगर आप बैलेंस बना पाए ना बेटे तो सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो आप लोगों से अब मेरी रिक्वेस्ट है कि जो एनर्जी लेवल आपका बॉटम पे चला गया है तो प्लीज उसे थोड़ा अपवर्ड लेके आइए. कुछ भी नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं है. आप ऑर्गेनिक को 2 बार सिर्फ रिवाइज कर लो, सिर्फ 2 बार कॉपी पैकेज रिवाइज कर लो बस. जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उसे छोड़ दो, जो थ्योरी में समझ नहीं आता उसे छोड़ दो. आप देखना 13 to 14 क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक से, आप देखना वो सारे सही कर जाओगे. और नहीं तो इस सेशन के पेपर उठा के देख लो आप ऑर्गेनिक के. अभी तो है नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम पे पेपर लेके आऊंगा, उठा के देखना ऑर्गेनिक के पेपर. है ना, वो बहुत आराम से बन जाएंगे. इतना सब नहीं आता. जैसे हमने ऑप्टिकल बहुत डिटेल पढ़ा, ऑप्टिकल है ही नहीं इतना नीट में. ठीक है, वो सिर्फ कैरल कार्बन ही पूछ के रह जाता है बस. हमने पता नहीं क्या पढ़ लिया, EZ RS है ना, और क्या इनैंसियोमर डैश टीरियोमर, ये वो RS से पढ़ा. वो सब इतना डेप्थ में नहीं आता है. तो वो सब आपको थोड़ा हुई थी उस टाइम पे मुझे लगता है, लेकिन अब आप उसको रिवाइज करोगे तो अब आपको वो भी समझ आएगा. EZ RS अब पढ़ा या नहीं पढ़ा, कभी रिवाइज किया? यस सर. किया. उसको रिवाइज करो. ऑर्गेनिक का अब +1 का पैकेज उठाओ, कभी उठाओ, देखो कितने % आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं एट दैट टाइम.
तो एक बार उसको फिर से अब पूरी ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद उसको पैकेज को एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, और अब आपको रियल में पता होगा कि भाई कितना बन रहा है मेरे से, और फिर उस हिसाब से आप अपना जो भी मेहनत आपको बढ़ाना है घटाना है उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा बेटे। ठीक है। और अच्छा, मुझे लगता है ना कि इस सेशन में पढ़ाई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इस बार बोर्ड भी तो देना है। तो वही तो सबसे बड़ा पंगा है। क्यों पंगा है? सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस छूट गई है। हाँ, ये सही कह रहे हो बच्चे, ये सही कह रहे हो कि सब्जेक्टिव की आपकी प्रैक्टिस छूट गई होगी, और बहुत भयंकर तरीके से छूटी है, नहीं? मिड टर्म में सर 45% बने थे। टीचर्स पूछ रहे थे अच्छा इतने नंबर आपके कभी आए हैं, ये बताइए। वाह, 45 तो यार थोड़ा ज्यादा कम हो गया भाई, ऐसे कैसे हुआ? सर उन्होंने उस टाइम बिल्कुल ही सब्जेक्टिव, प्योरली सब्जेक्टिव दे दिया था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। उस टाइम वो नहीं उन्होंने फॉलो किया था बोर्ड का नया वाला पैटर्न, प्योर सब्जेक्टिव दे दिया, 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ। हाँ तो यार 70 में ना 45। यस सर। एटलीस्ट 60 आने चाहिए, है ना, कम से कम। वो कहते हैं कि आपने वो तो लिखा है जो मेन थ्योरी है, लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। हाँ, आपने जो लिखा होगा वो जैसे हम लोग पढ़ते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि उसका हर्ट तो डाल दिया, लेकिन वो जो बोर्ड वाले होते हैं ना वो थियरी चीजें लाइक करते हैं। ठीक है, उनको वो टू द पॉइंट समझ नहीं आता, उनको पूरा अबाउट द पॉइंट चाहिए, और वो भी अच्छी हैंड राइटिंग में। अदरवाइज तो फिर वो, है ना, यूं ही जनरल मार्किंग कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? अभी इंग्लिश की तैयारी भी शुरू कर दो। सर साथ साथ कर रहे हैं स्कूल में जो चल रही है। नहीं करने का मतलब उसका रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए, अदरवाइज इंग्लिश में तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि भाई आपका टाइम कम पड़ जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है बच्चों एटलीस्ट 95% जरूर उठाओ बोर्ड में। बाय द चांस, बाय बैड लक अगर नहीं हुआ सिलेक्शन, और अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा, एडमिशन नहीं होगा अच्छे यूनिवर्सिटी में बिलो 95, है ना, तो आप अपना एक जो है बेस जरूर क्रिएट करके रखो कि भाई उधर भी एक ऑप्शन ओपन रहे अगर, है ना, इन वर्स्ट केस। तो आप लोग एक पेज लिख पाते हो या नहीं लिखते हो? मुझे तो लगता है आधी क्लास ने ऑर्गेनिक के नोट्स भी नहीं बनाए हैं, इतने तो अब वो हो गए हो कि लिखने में। सर आपको हम वो भेज सकते हैं चेकिंग के लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिखे हुए। बेटे कोई नहीं, मैं अगर टाइम रहेगा तो मैं चेक करके भेज दूंगा, है ना। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, पढ़ाई तो करो कम से कम यार, कुछ तो करो। नहीं तो फिर ऐसे तो पता चलेगा ना बोर्ड की तैयारी हुई ना इधर की तैयारी हुई, है ना। चलो, पता नहीं क्या कर रहे हो, आगे चलते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं इसी में। इसको क्या हो गया बेचारे को? नाइट्रस वाला थोड़ी पर बता देना, वो वाली बहुत फंसती है रिएक्शन। कौन सी? नाइट्रस एसिड के साथ कोई रिएक्शन। नाइट्रस कैसे, समझ नहीं आया। मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन। नहीं अभी मत बोल, अभी मुझे टॉटोमर कंप्लीट करने दे पहले। ओके। पहले टॉटो तो अपना देख लें। अरे मेरा चेंज हो गया पता नहीं कैसे। वो तो था कीटोइनॉल, ये है, तो ये अल्फा है, ये अल्फा है।
ये हो गया डाइकीटोन। डाइकीटोन, अब डाइकीटोन में भी जो है ये प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट 0%, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो इस केस में प्रोडक्ट जो होगा मोर स्टेबल होगा ड्यू टू H बॉन्डिंग। चले, यस सर। ये हो गया कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, तो ये हाइड्रोजन ही जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, मैंने आपको बताया होगा क्लास में। Approximate 76% ड्यू टू H बॉन्डिंग। बेटा म्यूट कर ले, कौन है? नोट हो गया? यस सर। तो ये इस तरह से आप टॉटोमर कर सकते हो। इसमें क्या है कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला ही जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें पूछता है कि भाई इनॉल, जैसे ये है ना, तो ये आपको पता है ये इनॉल ही रहेगा 100%। तो इनॉल का जो है परसेंटेज ऑफ इनॉल किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो वो एल्डिहाइड है। ये सबसे कम एल्डिहाइड में, और उससे ज़्यादा कीटोन में, और उससे भी ज़्यादा OCH3 में, उससे भी ज़्यादा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप
फिर बेंजीन लग गया, फिर फिनॉल। तो मैक्सिमम परसेंटेज जो इनॉल का है वो फिनॉल में होता है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इनॉल इन फिनॉल। तो ये तो हो गया एल्डो कीटो, और ये हो गया बीटा कीटो एस्टर, है ना। और ये हो गया बीटा डाई कीटोन, और इन दोनों में तो 100% इनॉल ही है। तो बीटा डाई कीटोन विथ फिनाइल कह सकते हो इसको आप। बीटा डाई कीटोन विथ फिनाइल। बन गया। यस सर। अब देखो, मैंने वहां पे बहुत सारे कंपाउंड्स लिखवाए थे जिसमें टॉटोमर नहीं होता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता तो यही है कि भाई टॉटोमर किस में होता है और किस में नहीं होता। देखो जरा उसमें, इसमें टॉटोमर हुआ था या नहीं हुआ था। इसमें टॉटोमर थोड़ा अलग तरीके से होता है। यहाँ पे sp3 था। ये वाला हाइड्रोजन गया था मूव करके, ये बॉन्ड टूटा था, ये नेगेटिव आया, और ये H यहाँ आ गया था, यही H यहाँ आया था, ये बॉन्ड टूट गया था। अब ये रेजोनेंस हुआ था, तो ये बन गया था। इस तरह से एलेलिक पोजीशन से जाके हाइड्रोजन वहाँ पे अटैक किया था। बना लिया। यस सर। देखो इसमें हुआ था या नहीं हुआ था।
इसमें देखो हुआ था टॉटोमर या नहीं? बेटे इसमें नहीं होगा। नहीं हुआ। सब पे sp2 था ना, जब तक कहीं sp3 नहीं होगा तब तक टॉटोमर नहीं हो सकता था, तो इसमें नहीं हुआ था। इसमें टॉटोमर होगा या नहीं होगा? ये अल्फा है। हम्म, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइड्रोजन है, लेकिन ये टॉटोमर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ब्रिज हेड का हाइड्रोजन कभी भी किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, एक्सेप्शनल है ना, आपको बताया होगा मैंने। ब्रिज हेड ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, ना ही टॉटोमर करेगा, ना ही स्टेबल होता है ये, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे उसके साथ, तो इसलिए उसमें कोई टॉटोमर नहीं होगा। तो किस में टॉटोमर होता है किस में नहीं होता, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और ऐसे क्वेश्चन एक दो थे भी +1 में, आपको याद हो तो। अब देखो, ये तो कीटोइनॉल है, ऐसे ही नाइट्रो में भी टॉटोमर होता है। ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे अटैच अल्फा कार्बन, और इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ मूव करेगा। इसको कहते हैं नाइट्रो, इसको कहते हैं एसी नाइट्रो। तो कहने का मतलब नाइट्रो कंपाउंड में भी टॉटोमर हो सकता है। एक होता है साइनो CN, और एक होता है NC। ठीक है, ये साइनो और ये आइसोसाइनो। तो इसमें भी टॉटोमर हो सकता है। नोट हो गया क्या? यस एक और एक और Yes, sir. एक और कंपाउंड में होता है टॉटोमर, वो है नाइट्रो। सो ये होगा
नाइट्रोसो एंड आइसोनाइट्रोसो। तो ये टॉटोमर था बच्चों, ठीक है ना। तो टॉटोमर के इतने फॉर्म हैं, थोड़ा सा परसेंटेज इस बार एडिशनल मैंने करवा दिया आपको, जिससे कि वो परसेंटेज उस टाइम पे नहीं लिख पाया था। और मैकेनिज्म एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में स्टेबिलिटी है ना, और नाइट्रोसो वगैरह नहीं उस टाइम पे हुआ था। अभी क्या है कि बस ये, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट सिर्फ कीटोइनॉल है, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी किसी में आ जाता है कि कीटोइनॉल, नाइट्रो एसी, नाइट्रो साइनो आइसो, तो ऑल, तो उस कंडीशन के लिए ये है कि हाँ भाई उस टाइम आप ऑल बता सकते हो आप, है ना, अदरवाइज कोई वो नहीं है। ठीक है, नोट हो गया। चलो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।